हेलो दोस्तों, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारे स्पेशल गेस्ट है जय रोहिला जी। तो जय रोहिला यार, सबसे पहले आप ये बताओ हमें कि वो मोमेंट कैसी थी जब आपको ये लगा कि आपका सीएपीएफ क्लियर हो चुका है। देखो सर, पर्सनली मैं बताऊं, जब ये रिजल्ट आ रहा था तब मैं सो रहा था। और उस टाइम पे क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था। बीमार इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा बीमार था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, 2 दिन से मैंने कुछ बोला भी नहीं था। और बुखार हो रहा था, खांसी हो रही थी, जुकाम हो रहा था। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे रिजल्ट आया। मैं सो रहा था, हैवी डोजेस थे, मैं बिल्कुल मेडिकेशन के असर में बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ भी सो रहा हूँ। फिर 3 साढ़े 3 बजे के करीब मुझे याद है कि मेरी मम्मा है, मेरे लिए चाय लेके आई। फिर मैं नींद से उठा, मैंने अपना फ़ोन देखा, मैंने देखा कि 300 350 मैसेजेस कम से कम, बल्कि 750 मैसेजेस तक फ़ोन में आ गए थे। तो मुझे ये तो पता चल चुका था कि सर कि रिज़ल्ट तो आ गया है। तो जैसे ही वो सब कुछ देखा तो मेरे को लगा कि रिजल्ट तो आ गया, अब मेरा नाम है कि नहीं है, वो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। और फिर मेरा हाथ, मुझे पता है कि कांपने लग गए थे, दिल जो है बहुत ज़्यादा धड़कने लग गया था। फिर मैंने जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करी। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद पहले मैंने अपना रोल नंबर याद करने की कोशिश करी कि यही मेरा रोल नंबर है क्या। मेरे को रोल नंबर याद नहीं आया। तो फिर मैंने नाम डालने की कोशिश करी, तो मैंने नाम डाला जय। फिर मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी रैंक जो है वो 69 आ चुकी थी। मैंने अपना सरनेम देखा रोहिल्ला, तो मैंने देखा कि हाँ, पूरे लिस्ट में कोई रोहिल्ला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिक थोड़ी सरनेम भी है। तो जय नाम के और भी बहुत हो सकते हैं, पर रोहिल्ला नाम का वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मैंने देखा कि हाँ, ये मेरा ही है। और कम से कम मैंने पूरे दिन में वो लिस्ट 10 बार चेक करी होगी कि यही श्योर करने के लिए कि वो जो है वो नाम मेरा है क्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल जय। मतलब एक बात हो रहा है यार, मैंने जैसे अभी आपसे बात कर रहा था मैं, तो आपकी स्माइल बहुत आ रही है। मतलब इसका रीजन बता दीजिए। हाँ, क्या है मतलब? यही रीजन है, क्योंकि जब आप पूरे 2-3 साल हो गए थे पढ़ते 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 अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, पूरे दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे, अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था कि ये होगा भी कि नहीं। अपने सेल्फ डाउट रहता था, हमेशा हमेशा लगता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ये मत समझिए, क्योंकि जो जो पढ़ेगा वो करके ही जाएगा। ये एग्जाम ऐसा ही है, आपको परसिवरेंस चाहिए। आप अपने सेल्फ डाउट पे मत आइए, क्योंकि स्माइल जो है वो आखिर में आपकी चेहरे पे आएगी ही आएगी। तो मतलब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मा मतलब इतनी रात को आपके लिए चाय लेके आई, तो आप अपने और अपनी, तो जय जैसे आपने मतलब अभी सीएपीएफ को क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो आप एक बार अपने बारे में ये बता दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि जो ये अपना सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है उसको पास करने के लिए आपका एक अच्छा स्कूल बैकग्राउंड होना चाहिए, अपने ये मतलब इंग्लिश मीडियम से होने चाहिए। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि उनको आईआईटी जेईई से होते हैं, वो पास करते हैं। तो क्या ये एग्ज़ाम ऐसा है कि कोई गांव में बैठा हुआ बच्चा है, कोई भी हरियाणा के विलेज में, यूपी में, बिहार में, क्या वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहना चाहता हूँ कि मेरा भी कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। मैं हमेशा एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल स्कूल से हुई। एक एसआर कैपिटल स्कूल नाम का छोटा सा एक विद्यालय है, मैं वहाँ पे पढ़ता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी क्लासेस नहीं थी, इतनी छोटी सी क्लासेस होती थी, 30-40 बच्चे हुआ करते थे, और हम सारे के सारे आपस में ही पढ़ते रहते थे। तो ऐसा आपको नहीं चाहिए कि कोई हाई फाई चीज़ चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो भी जिस बंदे ने हार्ड वर्क किया है वो एग्जाम को क्लियर अच्छे से कर सकता है। तो बिल्कुल आपने सही बोला, हार्ड वर्क से तो ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं कि हम ये स्ट्रैटेजी कर लेंगे, ये स्ट्रैटेजी कर लेंगे, लेकिन कोई भी एक्चुअल में हार्ड वर्क करने के तैयार नहीं है। हमारे भी जैसे चैनल पे है, हम मेनली प्रमोट करते हैं उन चीज़ों को, जैसे कि आप एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को पढ़ो। तो इसी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जैसे आपका क्या मानना है एनसीईआरटी के बेसिस पे, या फिर जो एक कोचिंग लेते हैं प्रॉपर, मतलब आपको क्या लगता है कोचिंग लेना अच्छा है, या फिर जो हमारी बेसिक बुक्स है जैसे एनसीईआरटी होगी, लक्ष्मीकांत होगी, इस टाइप की जो बुक्स पढ़े वो काफ़ी बेनिफिट है? तो आप इनके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए हमको। तो सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि मैंने सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए कोई भी कोचिंग नहीं करी, और मेरे को लगता है कि कोचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपके पास फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, आपके पास जो बेसिक्स हैं वो आपने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो सर, मैं यही कहूँगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कोचिंग एक फील बेटर ऑप्शन नहीं होता है कि मैंने कोचिंग कर ली तो कुछ कर दिया। पर मैं ऐसे बहुत सारे बंदे आपको दिखा सकता हूँ जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ सेल्फ स्टडी से, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स अपने क्लियर करके ये एग्जाम निकाला है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है बात जय। अब हम एक बात और पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि बेसिक बुक्स है क्या। क्योंकि हमने तो आपस में बात कर ली कि हाँ भाई एनसीईआरटी बेसिक बुक्स है, लेकिन एनसीईआरटी में भी कौन सी एनसीईआरटी या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक है, वो कौन सी स्टैंडर्ड बुक है। तो आप एक बार थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए कि ये जो बेसिक बुक्स है ये वाली हमें पढ़नी चाहिए। तो बुक्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो बेसिक्स बुक्स के बारे में सर ने बताया कि हाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि बेसिक बेसिक तो सब बता देते हैं, पर बेसिक में है क्या एग्जैक्टली। तो बेसिक में एग्जैक्टली ये है कि जो भी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटीज़ हैं, जैसे कि मैं अपने पर्सनली बताऊँ तो ज्योग्राफी में आपको कुछ भी नहीं करना है। ज्योग्राफी में आपको 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको मिडिवल हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, आपको सतीश चंद्रा पढ़ लेनी है, या फिर आपके पास 11, 12 की एनसीईआरटी है जिसको हम थीम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, थीम्स वाली बुक्स होती हैं, आप वो पढ़िए। आप मिडिवल के लिए 7th की एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि इस बार 7th की एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 7th की बुक से मिडिवल हिस्ट्री की बुक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़िए, आर.एस. शर्मा की 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप उससे पढ़िए। स्पेक्ट्रम पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एक जो पॉलिटी है वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और लक्ष्मीकांत में भी आपको उसकी बुक की मोटापे की से डरना नहीं है, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, आप जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़िए। आपको फंडामेंटल राइट्स आने चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए कि आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ के बारे में सबको पता है, पर आपको पता चाहिए कि और क्या क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं और क्या क्या एडिशन हुए हैं। तो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, बेसिक्स यही हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है हमारी। तो आप ये जो चैप्टर्स हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग करके जाइए, आपका एग्जाम, आपका पॉलिटी आराम से कवर हो जाएगा। तो जैसे आपने सभी बुक लिस्ट के बारे में बता दिया, तो वो तो चलो ठीक है कि मतलब हाँ स्टूडेंट को मतलब इसके बारे में जानने के इच्छुक थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक लिस्ट पता भी थी, लेकिन वो उनको फॉलो नहीं कर पाते थे। उनके मेन रीज़न क्या था कि उनके पास एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जब हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास ये ऐसा पेपर नहीं है कि सीडीएस की तरह कि इसमें सीधा एमसीक्यू ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेपर 2 भी है, और पेपर 2 के होने के बाद भी हमारे पास इंटरव्यू भी है, पीईटी भी है। तो अब हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहेंगे, जैसे कि आपने जो पेपर 1 की है प्रिपरेशन वो कैसे की, क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ली है, या फिर आपने बिना टेस्ट सीरीज के ये किया है, या आपने सिर्फ बुक को फॉलो किया है। और जो फिर आता है पेपर 2 में क्या रहता है कि अपना जैसे आंसर राइटिंग का रहता है कि किस तरीके से आप आंसर लिखते हैं, फिर उसके बाद आता है अपना पीईटी, और उसके बाद आता है अपना इंटरव्यू। तो आप एक एक करके मतलब थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती। स्ट्रैटेजी आपके पास आपका स्केड्यूल स्ट्रैटेजी होता है। जो आप स्केड्यूल फॉलो करते हैं वही आपकी स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसा बोला जाता है कि जो चीज़ आप लिखते हो वो आप कर दोगे, तो आप अपना स्केड्यूल एक पेपर पे ज़रूर लिखो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि आपने सुबह सुबह उठे हैं, 5 बजे उठे हैं, 5 से 6 आपने एक्सरसाइज करी है, वॉशरूम होके गए हैं, फ्रेश हुए हैं, आराम से पढ़ने बैठो, आप 7 बजे तक पढ़ने बैठो, 5 से 7 आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप 7 बजे पूरा ये बना के चलो कि मेरे को आज के दिन में ये करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप एक महीने का आप स्केड्यूल बना दोगे, ऐसा होता ही नहीं है। आपको पहले एक दिन का स्केड्यूल बनाना शुरू करना पड़ेगा। आपको देखना है कि क्या मैं एक दिन का स्केड्यूल बना सकता हूँ और क्या मैं वो फॉलो कर सकता हूँ। तो पेपर 1 के लिए यही है कि आप कुछ बुक्स एक हफ्ते के लिए रिजर्व करिए कि आज मैं इस हफ्ते में लक्ष्मीकांत खत्म करूंगा। हाँ, ये इम्पॉसिबल बात है कि जो फर्स्ट टाइमर है वो एक हफ्ते में लक्ष्मीकांत खत्म नहीं कर सकता, ये बात फैक्ट है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है। तो आपको क्या करना है, वो लक्ष्मीकांत आपको कम से कम 5 बार पढ़नी है, पर आप जब 6ठी बार उसको पढ़ोगे, आप उसको मैं गारंटी देता हूँ कि वो आप 3 दिन में उसे खत्म कर दोगे। तो आपको यही स्केड्यूल बनाना है कि सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे तक आपको पढ़ने बैठना है, पूरे दिन में आपको करना है कि क्या क्या मेरे को ये करना है। उसके बाद जब आप ये एक्सरसाइज 21 दिन में कर लोगे, आप 1 महीने ये कर लोगे, उसके बाद आपके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप पूरे अगले 1 महीने का अगले 1 हफ्ते का स्केड्यूल बनाना शुरू कर दोगे। जब आप ये स्केड्यूल बनाना शुरू कर दोगे, यही आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। तो पेपर 1 ऐसे आपका कंप्लीट होगा, और पेपर 2 के लिए आपको साथ साथ करना है। आपको ये नहीं करना कि पूरे हफ्ते के 7 दिन आप पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये भी एक साइंटिफिक चीज़ रहती है। जो भी हम पढ़ते हैं अगले दिन उसका आधा हम भूल जाएंगे। तो 5 दिन आप पढ़ो, 6ठे दिन आप अपना रिवाइज करो, 7वें दिन पूरा दिन आप या तो आप आधे दिन रेस्ट लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते आपको फिर से इतने विगरस स्केड्यूल से गुजरना पड़ेगा। तो अपना 1 दिन या 1.5 दिन आराम से रिलैक्स फील करो। जो भी आपको वेब सीरीज़ देखनी है, वेब सीरीज़ देखो। ये है कि माइंड को रिलैक्स करो कि अगले हफ्ते भी यही लड़ाई फिर से शुरू करनी है।
और पेपर 2 के लिए बीच बीच में हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक ऐसे ज़रूर लिखो। और ऐसे लिखने का ये है कि मैं क्या करता था, हिंदू मैं पढ़ता था, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़ लो, हिंदू पूरा पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस के सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लो। पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको आप एक भी न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लोगे ना, आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे आपके जार्गन्स होते हैं। आपको ये नहीं कि नोट्स बनाने हैं, नहीं, आपको वो यहाँ पे फीड हो जाएगा, वो आपके बैक ऑफ द माइंड वो सारी की सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी। जब आप लिखोगे वो अपने आप पेपर में आ जाएगा, तो आपको वो याद नहीं करना, वो याद आपको अपने आप ही होता रहेगा। जो भी अच्छे वर्ड्स हैं, क्योंकि CAPF के पेपर 2 में वर्ड मीनिंग्स के आंसर भी आते हैं कि कोई आपको वर्ड दे देंगे, उसका आपको मीनिंग बताना है। तो वर्ड आप कैसे पढ़ोगे, वो न्यूज़पेपर से आप पढ़ोगे। कोई भी एक नया वर्ड आपको दिखेगा, हर दिन आपको एक नया वर्ड ज़रूर मिलेगा, तो वो आपको वर्ड देखना है और उसका मीनिंग एक डायरी में लिखता जाना है। जय, मतलब जैसे आपने पेपर 2 के बारे में बताया ना, पेपर 2 के बारे में एक्चुअली बच्चों की हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है, क्योंकि पेपर 1 के बारे में भी आती है इनफैक्ट, बट पेपर 2 की है ना थोड़ा सा गेम डाइसी है, क्योंकि इसमें जो मेनली बच्चे हैं अपने, जो अपनी CAPF की टारगेट ऑडियंस है, हमारे चैनल की नहीं, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि जो CAPF आर्म फोर्सेस के लिए जो पेपर को राइट करते हैं, उनकी सारी की सारी ऑडियंस मेनली अपने डिफेंस वाली है। CDS के भी पेपर देते हैं, FCAT के भी पेपर देते हैं। फिर उनको ये लगता है कि हाँ भाई, अगर हमारा वहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम CAPF का भी एग्ज़ाम देंगे। नॉर्मली ये बात सच्चाई है, हमें मतलब जानना चाहिए इसको। तो अब उनका क्या रहता है, वो पेपर 1 में तो करते थे परफॉर्म ठीक, अब वो पेपर 2 के लिए मेरे पास पर्सनली मैसेज आए हैं कि भाई सर हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास एक फैक्ट बुक है, हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो उसमें से कर रहे हैं। अब मैं उनको कई बार ये बोलता हूँ कि आप अखबार के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब फैक्ट शीट पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर अखबार पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? और इसमें एक बात हो रही है, ये सिर्फ बात ऐसे की नहीं है, ये बात है रिपोर्ट राइटिंग की, ये बात है प्रेसी राइटिंग की। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये डायरेक्ट बहुत सही सवाल है और मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा ग्रैपल करते भी होंगे इसके लिए। तो मैं डायरेक्ट ये है कि आप फैक्ट्स याद, अपने पेपर 1 के लिए आप फैक्ट्स याद करते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वही आपके फैक्ट्स हैं। आपको फैक्ट शीट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पेपर 1 में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वही आपको ऐसे में आ रहा है। ऐसे का कोई पुराना टॉपिक देगा नहीं, हाँ सिमिलर टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि सेम टू सेम टॉपिक मिल जाए। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। जैसे पिछली बार इंडियन आर्मी पे क्वेश्चन आया था, क्यों? क्योंकि इतने सारा आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2000, जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो ये दिमाग में आ जाता है एस्पिरेंट्स के कि भाई इस बार इतनी बड़ी चीज़ हुई है, तो फिर इंडियन आर्मी में एक क्वेश्चन आना ज़रूरी है और आएगा ही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आया। तो आपको जो भी खबरें, जो भी न्यूज़ आ रही हैं, उसको एक ओपन माइंड से देखिए। आपको फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो है वो फैक्ट्स का होता भी नहीं है। ऐसे होता है आप उस टॉपिक के बारे में क्या फील करते हैं और आप जो फील करते हैं वो आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग ये कर सकते हैं कि हाँ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप बुक्स पढ़िए, जैसे मैं पढ़ता था, रॉबिन शर्मा की बुक्स पढ़ता था, तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है ऐसे के लिए, जो दूसरे लोग नहीं लिखेंगे वो आप लिखेंगे। तो ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है। पेपर 2 के लिए ओरिजिनलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपके जैसा ऐसे सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी बात पे आने वाला था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है ना कि वो सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान देते हैं कि हाँ भाई अब हमें इस वीक ये पढ़ना है, नेक्स्ट वीक ये पढ़ना है, और कुछ वो मतलब चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं पाते। जैसे आपने बताया कि आप मतलब बुक्स पढ़ते थे, तो मतलब ऐसी हॉबीज़ बताइए कि जो पढ़ने के साथ साथ हमें इंजॉयमेंट भी मिले उनके साथ, और मतलब आप पर्सनली क्या फॉलो करते थे? जैसे कि एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हॉबी सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए, अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए भी आपको एक हॉबी बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि मेरी हॉबी थी, मैं बुक्स पढ़ता था। जो भी खाली टाइम में, ये नहीं है कि मैं एकेडमिक्स बुक्स ही पढ़ रहा हूँ, मेरे को फिक्शन पसंद है, मेरे को नॉन फिक्शन पसंद है। पर ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो कि बुक्स नहीं प्रेफर करते थे, तो वो जिम जाते थे, वो वेब सीरीज़ देख लेते थे। तो जो चीज़, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने मंगोल एम्पायर के ऊपर मैंने बुक पढ़ी, लेकिन मंगोल एम्पायर में के लिए एक बहुत बढ़िया मूवी भी सजेस्ट करी गई थी, तो उसने वो मूवी देख ली। तो आप मूवी भी देखो, तो आप ऐसी देखो जिससे आपको कुछ अच्छा मोटिवेशन मिले, या फिर कुछ भी अच्छा जो फैक्ट्स हैं वो मिले, जो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा ही है कि मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये एग्जाम आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक के लिए है। तो जब तक आप ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप का नहीं करेंगे तो आप इस एग्जाम में हमेशा ही एक कदम पीछे रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी न किसी तरीके से आप पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत आधा घंटा 15 मिनट एक ऐसी हॉबी के लिए एटलीस्ट निकालिए, ताकि वो आपको ना केवल मेंटल फ्रेशनेस दे बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ के अंदर भी वो इंक्लूड हो जाए।
तो चलिए अब हम सबसे मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, वो आपका इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम पर्सनली सभी जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, और फिर जब आप इंटरव्यू के अंदर गए तो आपका जैसे बोर्ड कौन था और मतलब क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज मुझे इंटरव्यू ही लगी थी। और इंटरव्यू में ऐसा था कि मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करी, एक महीना पूरा, एक महीने का टाइम था कि जब लिस्ट आई थी इंटरव्यू के लिए और जो डेट थी, तो मेरा पहले दिन ही इंटरव्यू था। तो मेरे को ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते हैं, तो मेरे को वो भी नहीं मिला था। तो फिर मैंने इसको एज अ पॉजिटिव चीज़ मैंने उसको लेनी शुरू कर दी, क्योंकि क्या होता है, आपको लाइफ में बहुत चीज़ें मिलेंगी, तो आपको क्या करना है, हमेशा उसमें से पॉजिटिव निकाल के देखना है। तो मेरा इंटरव्यू पहले दिन ही था और बाई चांस लिस्ट में मेरा रोल नंबर भी पहला ही था। तो मैंने पहला रोल नंबर देखा, मैं देखा चलो सही है, मेरे पास पहला दिन ही है और उसके बाद मैं अपना जो भी काम है मैं वो कर सकता हूँ। तो इंटरव्यू मेरा डॉक्टर टी.सी. आनंद सर के पास था, और मैं अपने कुछ ब्लंडर आपके साथ शेयर करूंगा जो चाहूँगा कि आप लोग ये ना करें, क्योंकि वो मैंने कर दिया था। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपने ये ब्लंडर कर दिए तो आप इंटरव्यू में बैठ के उसी के बारे में सोचने लग जाता है, जो कि एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ भी था। तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने बिना नॉक करे अंदर आ गया। तो बिना नॉक करे आप कभी अंदर मत जाइए, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारे एसएसबी दिए हैं, तो एसएसबी में क्या होता है, वो आपको रिंग करते हैं, एक बजर बजता है और आपको बिना नॉक करे आना होता है। तो मेरे को वही आदत थी, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट बिना नॉक करे मैं अंदर जाके खड़ा हो गया। और उस टाइम पे वो कुछ कर रहे थे और उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं। उसके बाद मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग सर। 5 पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को ऊपर से देखा, तो उन्होंने कहा ओके जय प्लीज़ सिट डाउन। तो मैं वहाँ पे बैठा, तो उसके बाद मेरे को वहीं से फील हो गया था कि मेरे को नॉक करके आना चाहिए था। तो सबसे पहले आप नॉक करें, अच्छे से जाके खड़े हो जाएं वहाँ पे, जब तक आपको बुलाया ना जाए। ये तो ऑब्वियसली जब आप बुलाया जाएगा आपको तभी जाओगे, पर फिर भी बुलाने के बाद भी आपको नॉक ज़रूर करना। और अगर गलती कर भी दी तो फिर गिल्टी मत फील करो, guilty मेन मत बात ये feel, है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे ना फिर आपका चेहरा जो है वो उतर जाता है और वो पैनल मेंबर देख लेते हैं कि ये प्रेशर में है। और ऐसा मेरे साथ हुआ था, स्टार्टिंग के उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि आपको क्या मोटिवेशन थी कि CAPF क्यों ज्वाइन किया। तो मैं सीधा सीधा उनका आंसर यही है कि डिफेंस फोर्सेस हमेशा से ही मेरी पर्सनल फेवरेट रही है। मैं हमेशा से डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था। मैंने काफ़ी SSB के अटेम्प्ट्स भी दिए थे, सिविल सर्विसेज में भी मेरे को चाहता हूँ कि IPS के लिए मैं जाना चाहता था, पर मेरे को CAPF मिल गया, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उसके लिए भी, और चाहूँगा कि CAPF के साथ कंटिन्यू भी करता रहूँ। और फिर उसके बाद यही था कि क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से सिचुएशन वाइज ही पूछे थे, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा राइट्स भी हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे साथ सिचुएशन के हिसाब से पूछे थे कि अगर आप वहाँ पे एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप गए हो, क्योंकि उस टाइम पे 25 बटालियंस जो थी वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तैनात कर दी गई थी, ताकि सारी की सारी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि कौन सी बटालियंस आई हैं, या फिर SSB आई है, या CISF आई है, या CRPF आई है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि CISF का काम नहीं है राइट्स कंट्रोल करना। तो मेरे को वो देखना चाहता है, तो मैंने वो बता भी दिया था। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि जो DM है वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ओपन फायर कर दो, तो आप क्या करोगे। तो मैंने उनसे डायरेक्ट यही था कि सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग जो DM के पास पावर्स होती हैं हमें रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा ऑफिसर जो जिले का होता है वो DM ही होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो DM के पास ही रहती है। तो उसमें आपको यही दिमाग लगाना था कि वो आपसे क्या पूछना होना चाह रहे हैं। तो आपने जैसे बताया है कि तो आपसे वो मेन क्वेश्चन टेक्निकल पूछना चाहते थे, या फिर वो आपसे एक जनरल सवाल पूछना चाहते थे जिसका आपने टेक्निकल आंसर दिया? हाँ जी, वो एज अ जर्नलिस्ट ही आपसे सवाल पूछते हैं, पर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें। तो जैसे आपने मतलब आपने इतनी टेक्निकलिटी के साथ जैसे बातें की हैं, तो आपने इसके लिए मतलब क्या सोर्स रेफर किए थे? जैसे जो मैंने बताया कि राइट्स आए थे, तो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी वाइडली उसको कवर किया था। इंडियन एक्सप्रेस बहुत सही न्यूज़पेपर है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर दिन एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको कोई भी। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है ना, तो आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पढ़ लो बस। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना ना, बस वो एक पेज आप पढ़ लो, आपका वो भी काम कर देगा। क्योंकि उस एक्सप्लेन्ड से क्या होता है, आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर कट वहाँ पे लिखा होता है, अच्छे से डिस्क्राइब होती हैं। ये जो सेक्शन 130 के बारे में मेरे को इस इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन से ही पता चला था। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें कोई मतलब ऐसी बात भी आपसे पूछी गई कि जिसका आपने आंसर नहीं दिया? हाँ, काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कि मुझे याद है उन्होंने मेरे से शायद
WHO के जो चीफ साइंटिस्ट है वो शायद इंडियन थी उस टाइम पे, उनका नाम पूछा था, तो मैंने उनको बोला था कि नहीं सर मेरे को नहीं पता, अभी मेरे दिमाग में नहीं है, तो आप ऐसा करिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि हाँ मैं देख लूँगा, ज़रूर देखूंगा, पर ये है कि आपको ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन जनरल है उसका आप भी जवाब नहीं दे पाए तो वो आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक जगह टेक्टिकल वर्ड यूज़ किया था, एक जगह स्ट्रेटेजिक वर्ड यूज़ किया था, तो जो आप चीज़ बोल रहे हैं वही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। को मैंने पूछा था, मैंने बोला था कि एज अ टेक्टिकल डिसीजन एज एन असिस्टेंट कमांडेंट मैं गोली नहीं चलाऊंगा जब तक मेरे पास पूरे के पूरे ऑर्डर्स नहीं होते, क्योंकि गोली चलाना हमारे संविधान में नहीं है, हमारे किसी में भी नहीं लिखा हुआ। सेक्शन मतलब आईपीसी के तहत भी कोई भी पुलिस ऑफिसर गोली नहीं चला सकता, गोली चलाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, और सेल्फ डिफेंस एक सिविलियन भी कर सकता है। तो यही वो देखना चाहते थे कि आप जो है कितना टेक्निकल भी जानना चाहते हैं, कि आपको कितना पता है। बिल्कुल 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 जी। तो मतलब चलिए आखिर में आप हमें ये बता दीजिए, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद आप बाहर आए हो, बाहर आपके कुछ सगे संबंधी भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, तो आते उन्होंने आपसे पूछा होगा कि भाई आपका इंटरव्यू गया कैसे, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? देखो उस टाइम पे कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे ही आप उस रूम के बाहर कदम रखते हो वैसे ही आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, और आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जैसे ही मैं बाहर गया और फिर आप क्या करते हो, आप अपनी अच्छी चीज़ें नहीं देखते, आप देखते हो कि आपने क्या क्या गलत किया है। और ये ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कि मैंने कहा यार मैंने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, विजिलेंस वीक कब से शुरू होता है मैंने इसका जवाब नहीं दिया, आरबीआई के डायरेक्टर का जवाब नहीं दिया, तो वो ऐसा रहेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके पास, वो देखना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आप कैसे टैकल कर रहे हैं, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको यही करना होता है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आप कैसे टैकल करना चाहते हैं। तो आप अब ये बताइए, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, हमारा रिजल्ट भी आ गया, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका मतलब इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सीटें अब की बार बहुत कम थी, और मेरे बहुत सारे ऐसे खुद के मेरे रूममेट थे एक फ्रेंड, तो वो क्लियर नहीं कर पाए और बहुत दुख होता उनका भी। तो मतलब आपको भी मतलब एक बार तो ये लगा होगा क्या पता हुआ है क्या पता नहीं हुआ, और मतलब इतना अच्छा रैंक आ गया आपका भी, तो ये कैसा था मतलब आपके लिए? हाँ ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैंने पहले ही बताया कि मैं रोने वाला हो गया था, मैंने अपनी मम्मा को हक भी किया था, तो बहुत बढ़िया फीलिंग थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इतनी ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जब लिस्ट में नाम आता है तो फिर वो फीलिंग्स आपको कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और एक क्वेश्चन वो भी था कि जो पेपर 2 की जो स्ट्रेटेजी है, आप पेपर 2 को बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिए, क्योंकि ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं जिनके पेपर 1 में 140-145 भी मार्क्स वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनल लिस्ट कट ऑफ नहीं करी। और ऐसे भी दोस्त हैं जिनको पीईटी की भी कॉल नहीं आई, जबकि उन्होंने 140 मार्क्स जो है वो भी स्कोर करे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर 2 है उन्होंने उसमें 50 से भी कम स्कोर किया है। ओके जय, जैसे हमने ऑलमोस्ट सभी डायमेंशंस को टच कर चुके हैं हमारे इंटरव्यू के, लेकिन आप जाने से पहले हमें सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि स्पेशली 2021 के सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब आप 1-2 लाइन में कुछ ऐसा बता सकते हैं तो जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप आज से ही कमर कस लो, आज से ही अपना स्केड्यूल बनाना शुरू कर दो। जैसे मैंने बोला है कि रोज़ का स्केड्यूल बनाना, जब तक आप रोज़ का स्केड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक आपसे वीक का स्केड्यूल नहीं बनेगा, और अगर आपको मंथ का स्केड्यूल बनाना है तो उससे पहले आपको वीक का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो आज से ही अपना 5 बजे वाला रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। सारी की सारी बुक लिस्ट जो है वो मैंने बता दी है, और आपके पास और भी सोर्सेज होंगे। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, मेरी मत सुनिए या फिर किसी और टॉपर की मत सुनिए, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। बस जो गलती हमने करी है या फिर जो लोग दूसरे अपनी अपनी गलती बताते हैं वो गलती करने की ना कोशिश करें, और बाकी यही है कि अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और फ्यूचर ऑफिसर्स हैं आप सब लोग, अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों आपने आज का जो इंटरव्यू था बहुत ही अच्छा लगा हमें, मतलब सर से मिलकर, और सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है। तो हमें मतलब इस पूरे इंटरव्यू से अगर हम एक चीज़ देखें ना, सर ने जो बोली है वो है हमारा हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और राइट गाइडेंस के साथ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो सीएपीएफ एग्जामिनेशन हो या फिर और कोई एग्जामिनेशन भी हो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।